सुप्रभात मेरे विद्यार्थियों। आप लोगों को मैं आज सेमेस्टर 5 में एक DAC पेपर है जिसमें आप लोगों को नाटक पढ़ना होता है। उसी नाटक में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वो नाटक पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ नाटक है और यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ। और इस नाटक को, जो नाटक का इतिहास है, हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास है, उस नाटक के इतिहास में इस नाटक का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो हिंदी नाटक में जो आधुनिकता का जो प्रवेश होता है, माना जाता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के ही द्वारा हिंदी नाटक में आधुनिकता बोध का प्रवेश होता है। जिस तरह उपन्यास में 3 मोड़ माने गए हैं, उसी तरह नाटक का जो इतिहास है, उस नाटक के इतिहास में 3 मोड़ों को रेखांकित किया है इतिहासकारों ने। पहला भारतेंदु, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरे मोहन राकेश। मोहन राकेश का यह नाटक आषाढ़ का एक दिन इनका प्रथम नाटक है और एक नाटककार के द्वारा पहला नाटक लिखना और इतनी ख्याति अर्जित कर लेना कि आगे भी उन्होंने 2 नाटक लिखे, लहरों के राजहंस और एक आधे अधूरे नाटक, लेकिन जो प्रसिद्धि आषाढ़ का एक दिन का मिला वैसी प्रसिद्धि अन्य नाटकों को नहीं मिल पाई। इस नाटक की एक खास विशेषता बताते हैं कि यह नाटक व्यक्तित्व प्रधान नाटक है और हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण कलाकार कालिदास के जीवन को आधार लेकर इस नाटक को लिखा गया है। और इस नाटक में एक कलाकार के जो कश्मकश है, जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि एक जो सर्जक होता है, जो सृजन करने वाला होता है, वह किन किन द्वंद्वों से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए इस नाटक को द्वंद्वों का नाटक भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक कलाकार का ही द्वंद्व इस नाटक में नहीं दिखलाई पड़ेगा, बल्कि यह द्वंद्व कई रूपों में दिखाई पड़ेगा। एक सत्ता और कलाकार के बीच का द्वंद्व दिखाई पड़ेगा, एक कलाकार का जो यथार्थ होता है और आदर्श होता है, उस यथार्थ और आदर्श का द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। एक कलाकार के लिए एक प्रेम और विवाह, ये भी एक द्वंद्व के रूप में शामिल होता है। और इस नाटक में प्रकृति में भी द्वंद्व दिखाई पड़ता है। तो इस नाटक को द्वंद्व पूर्ण नाटक के रूप में रेखांकित किया गया है। और यही नहीं बल्कि लहरों के राजहंस, मोहन राकेश के लहरों के राजहंस देखिए या आधे अधूरे देखिए, हर एक नाटक एक व्यक्तित्व के द्वंद्वग्रस्त अवस्था को दिखलाता है कि एक व्यक्ति जो है परिस्थितियों में पड़कर किन किन द्वंद्वों से ग्रसित हो रहता है और उन द्वंद्वों में रहकर किस तरह अपने जीवनचर्या को निकालता है, यह दिखलाने का प्रयास करते हैं मोहन राकेश अपने विभिन्न नाटकों में। सबसे पहले हम आषाढ़ के एक दिन नाटक की बात करें कि यह नाटक किन परिस्थितियों में लिखा है। हम जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के बाद एक नई पीढ़ी जो है मध्यवर्गीय, जो निम्न वर्गीय व्यक्ति है, वो अपनी आज़ादी को कई रूपों में देखता है कि जब आज़ादी मिली तो इस रूप में कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, सारा राजकाज हमारा होगा, सब चीज़ हम पूरे तरह आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन जो आज़ादी का समय बीतते जाता है, 5 साल 10 साल, तब जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है उस व्यक्ति को लगता है कि ये हमारी जो आज़ादी है पूरी तरह झूठी आज़ादी है, बल्कि हम जो गुलामी की अवस्था थे उस अवस्था से भी ज़्यादा विकट स्थिति में आज हम आ गए हैं। वो भी व्यक्ति जो आज़ादी के बाद के जो दो व्यक्तिवादी जो सामाजिक जो व्यक्ति हैं, 2 भागों में विभाजित होता है, एक सामाजिक धारा और एक व्यक्तिवादी धारा। तो जो व्यक्तिवादी जो धारा है, वो धारा अपनी जो आज़ादी को बेकार मानती है और यह जो इस धारा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय
वर्ग के जो युवा पीढ़ी है, वह पीढ़ी अपने आप को काफ़ी असंतुष्ट महसूस करता है इस आज़ादी से। वही जो आज़ादी के बाद जो मध्यवर्गीय व्यक्ति में जो द्वंद्व का उभार आता है, वह उभार बहुत कुछ आषाढ़ के एक दिन नाटक में देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक हम पहले ही बता चुके हैं, कालिदास के जीवन को आधार लेकर लिखा गया है। कालिदास इस नाटक की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में हम कालिदास को एक ग्राम प्रांतर, एक पर्वत के गोद में स्थित गांव में हम देखते हैं, और वह उस गांव में रहकर अपनी प्रेमिका है, मल्लिका है, उसका ग्राम प्रांतर है, सारे माहौल में रहकर वो अपनी काव्य रचनाएं करता है। और ज्यों-ज्यों उनकी काव्य कृति की ख्याति मिलती जाती है, जब ख्याति मिलते मिलते जब उस समय के तत्कालीन राजा को खबर मिलती है कि हमारे राज्य में एक उभरता हुआ एक कलाकार है, तो एक सत्ता के द्वारा, राजा के द्वारा उसे अपने राज दरबार में रहने के लिए, नवरत्नों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब राजा का आमंत्रण मिलता है कालिदास को, तो वह द्वंद्व में ग्रसित हो जाता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि एक कलाकार जो ही सत्ता की चाकरी करने लगेगा तो उसका जो कलात्मक क्षमता है, उस क्षमता का क्षरण होने लगता है। लेकिन वह देखता है कि हम गांव में रहकर काफ़ी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसकी जो प्रेमिका है वो भी उसे उत्साहित करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें राज दरबार चले जाना चाहिए। तो कालिदास जो है अपने गांव को छोड़कर राज दरबार का रुख अपना लेता है और राजकवि का पद हासिल कर लेता है। और इधर जो है मल्लिका जो है अपने गांव में रहकर कालिदास का इंतजार करने लगती है। नाटक का कथानक ये है। फिर नाटक आगे बढ़ता है। फिर जो कालिदास है कई वर्षों तक काफ़ी ख्यातिप्रद कवि हो जाते हैं, उनका काफ़ी सम्मान होता है। और मल्लिका जो है अपने घर पे ही रहकर कालिदास का इंतजार करती रहती है। और इसी घटनाक्रम में नाटक का फैलाव होता है और कई चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती है। तो हम इस नाटक में जो स्थित द्वंद्व है उस द्वंद्व को समझने का प्रयास करेंगे। पहला द्वंद्व है कलाकार का सर्जक कलाकार का द्वंद्व। जो भी मोहन राकेश ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी जो कलाकार है या उसके अंदर की जो कलात्मक क्षमता है वह बिना द्वंद्व के उभर नहीं सकती। तो जो कलाकार है, कलाकार कालिदास के रूप में हमें दिखाई पड़ता है और वो शुरू से लेके अंत तक वो हमेशा द्वंद्वग्रस्त रहता है। पहला द्वंद्वग्रस्त है कि वह उसे राज दरबार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब वो राज दरबार पहुंच जाता है और वहाँ एक प्रियंगु मंजरी है, नर्तकी है, उससे जब शादी की बात चलती है तो भी वह द्वंद्वग्रस्त हो जाता है कि हमें शादी करना चाहिए इससे या नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी भी वो समझता है कि अगर वो अपने दूसरा है द्वंद्व प्रेम और परिणय का। कालिदास है वो प्रेम करता है मल्लिका से, लेकिन वो परिणय शादी करता है किससे? प्रियंगु मंजरी से। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम प्रियंगु मंजरी से शादी कर लेंगे तो राज दरबार में हमारा काफी सम्मान हो जाएगा। इसलिए वह जब अपने प्रेम को छोड़कर वो प्रियंगु मंजरी का साथ रखता है ताकि उसे अपने दरबार में सम्मान मिले। तीसरा है
आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व। यथार्थ का द्वंद्व, और यह द्वंद्व जो है मल्लिका में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मल्लिका है वो आदर्शवादी महिला है और उसकी माँ जो है वो पूरी तरह यथार्थवादी है, और दोनों के चरित्र में आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। मल्लिका वह समय का इंतजार करती है कि कालिदास आएगा और कालिदास के साथ हमारी शादी होगी, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें कालिदास का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम्हारा आगे का भी जीवन है, तुम कालिदास का इंतजार छोड़कर तुम अपना अलग घर बसा लो। तो यह कई स्तरों पर इस नाटक में द्वंद्व दिखाई पड़ता है। मैं आगे के क्लास में इन सारे द्वंद्वों की अलग चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।